चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। सर ने आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लास्ट क्लास में दिया था, तो मैं थोड़ा वहीं से स्टार्ट करता हूं। चैप्टर नंबर 11 के अंदर मैं आपको 11, 12, 13 का तीनों का थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता हूं। तीनों बहुत छोटे चैप्टर है, तो मतलब अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है कि भाई नहीं हम तो एक हफ्ता छोड़ के क्लासेस अटेंड करते हैं, तो हो सकता है 11 में क्लास छोड़ी होगी और 13 में एंट्री मारोगे। समझ लो ना, इतने छोटे चैप्टर्स है, तो प्लीज क्लासेस में कंटिन्यू रहिएगा। 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13 ऑलमोस्ट ये चैप्टर हम आपके कंप्लीट 3-3 लेक्चर के चैप्टर्स है। अगर एक एक स्ट्रेच में भी अगर 3-3 आवर्स में मिल जाते हैं तो हम कंप्लीट करवा सकते हैं, क्योंकि इस साल सिलेबस से कुछ कुछ पोर्शन निकल गया है। तो चैप्टर 11 3 सेशन का होता था, 11.1, 11.2, 11.3, पर थर्ड सेशन में सिर्फ 2-3 लॉज ही बचे, बाकी सब निकल गया सिलेबस से। तो ऑलमोस्ट मैं इसको 2.15 सेशन जितना ही काउंट करूंगा। ये इतना ही सेशन है, चैप्टर है। फिर चैप्टर नंबर 12 है थर्मोडायनेमिक्स। इसमें भी 3 सेशन है, पर 3 में से थर्ड सेशन पूरा निकल गया। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर वाला पोर्शन निकला हुआ है, वही पूरा थर्ड सेशन है आपका। ये हो गया आपके 2 सेशन के इक्विवेलेंट चैप्टर। और 13 चैप्टर तो होता ही 2 सेशन का, उसमें से भी 2-3 टॉपिक निकल गए। तो बेसिकली वो 1.5 सेशन के इक्विवेलेंट पार्ट ही बचा है। तो टोटल कितना हो जाता है? 2 ऑलमोस्ट 5.5 सेशन के अराउंड, 5.5 सेशन। चैप्टर नंबर 7 पढ़ा है? कितने सेशन थे चैप्टर 7 में? 6 सेशंस। तो ये तीनों मिला के सेशन वाइज बोलूं तो उससे छोटे हैं सेशन वाइज। तो प्लीज इजी भी है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें केमिस्ट्री से आप को रिलेट कर पाओगे, तो छोड़ना कुछ नहीं है, साथ साथ में खत्म करते जाना है। न्यूमेरिकल के मैं वीडियो लेक्चर्स बनवा रहा हूँ चैप्टर 11 के, स्पेशली 11.1 एंड 2 के। तो जैसे ही सेशन कंप्लीट होगा आपको वीडियो लेक्चर्स से उसके न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। और अगेन मैं बोलूंगा, स्पून फीडिंग की आदत यहीं तक होती है। आप थोड़ा खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो, आप वेट करो सर सब करवाएंगे तो ही हम करेंगे, तो फिर आप फंस जाओगे कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आ गया बाहर से। तो मैं तो प्रोवाइड करूंगा, बट उससे पहले खुद से ट्राई करो कि यार बेस्ड ऑन आर इंफॉर्मेशन हमने जो कलेक्ट की है सेशन में कितना हो रहा है। और हर एक क्वेश्चन सॉल्व एग्जांपल में मिलेगा आपको, हर एक क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन 90% ऑफ द क्वेश्चन आपको सॉल्व एग्जांपल्स में मिलेंगे। स्टिल मैं वीडियो बनवाऊंगा, वीडियो लेक्चर, बट खुद से भी ट्राई करना, हेल्प ज्यादा होगी। क्योंकि 5 में से अगर कोई एक क्वेश्चन भी आप खुद से करोगे, सिर्फ एक, तो वो एक क्वेश्चन आप एग्जाम में भूलोगे नहीं, क्योंकि आपने खुद से किया था। तो मैं नहीं बोल रहा 5 के 5 आने चाहिए, बट एक तो कर सकते हो कोई सा समझ के। उतना ही मैं बोलता हूं कि इतना भी हैबिट डाल लिया तो आपको हेल्प हो जाएगा। चलो, सो 11 चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 11 में हम इन तीनों ही चैप्टर में मोस्टली हम 2 क्वांटिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो होगा हीट एंड टेम्परेचर। हीट और टेम्परेचर की ही बात यहां पे होगी। पार्श्व आपने दूसरे अकाउंट से भी ज्वाइन किया है? हाँ सर। आपने 2 अकाउंट से ज्वाइन किया हुआ है? वो उसमें से निकला और इसमें से आया। ओके ओके, ये भाई आपको क्या रिस्क नहीं लेने, मैं भी ये रिस्क नहीं लेने का भाई। कोई इधर से आके गालियां चालू कर दे मेरे, मैं क्या करूंगा? मेरे को सुननी पड़ेगी बैठ के। मैं क्या चाहता नहीं हूँ ऐसा कुछ हो, इसलिए एक बार के लिए पूछ लेना ज्यादा बेटर है। ओके, सो यहाँ पर तीनों चैप्टर में हीट टेम्परेचर की बात होगी, बट अलग अलग तरीके से। चैप्टर नंबर 11 में हम सीखेंगे कि हीट और टेम्परेचर को निकाला कैसे जाता है। ये हम चैप्टर नंबर 11 में करेंगे, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 12 में उसको हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके अप्लाई करेंगे। मैक्रोस्कोपिक लेवल मतलब पूरी बॉडी का हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसकी बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स स्टेट वेरिएबल्स आपने सुने होंगे केमिस्ट्री के अंदर, उनकी बात करेंगे। एंड थर्ड चैप्टर जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 13, इसका नाम है केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इन्हीं चीजों की बात वापस से की जाएगी, बट नाउ
एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब जहां हम गैस के मॉलिक्यूल्स की हीट, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर इनकी बात कर रहे होंगे। तो इस फ्लो में ये चैप्टर्स चला करेंगे। लेंथ मैंने बता दिया, क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने बता दिया, अब पढ़ेंगे तो पता लगता जाएगा। तो सबसे पहले बेसिकली ये दोनों टर्म ऐसी है जो स्टूडेंट्स इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। कोई हीट की जगह टेम्परेचर बोल देता है, टेम्परेचर की जगह हीट बोल देता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। और एज अ फिजिक्स स्टूडेंट आपको ये समझ में भी आना चाहिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों टर्म आपने पहली बार सुनी है, लास्ट टाइम भी सर ने आपको कुछ आइडिया दिया है, बट वो तो चलो 11th के हिसाब से उन्होंने आपको आइडिया दिया था। आप इससे पहले लोअर स्टैंडर्ड में भी हीट और टेम्परेचर का डेफिनेशन पढ़ के आए थे। क्या होता है भाई, ये बताओ मुझे। हीट और टेम्परेचर, व्हाट इज हीट? जस्ट रेज हैंड करो, मैं आपको मौका देता हूँ, ऐसे ही भीड़ में स्टार्ट मत हो जाना। क्या लगता है कि भाई क्या होगा हीट, क्या होता है टेम्परेचर? आपसे पूछ लिया रोड पे चलते चलते, एक दिन मैं मिल गया आपको कहीं पर अर्बन चौक टाइप्स पे, मैं बोरिंग हूं, मैंने वहीं पे तुमसे पूछ लिया डिफाइन हीट फिर क्या करोगे? फिर तो घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ बेइज्जती हो सकती है यार। ऐसे रिस्क तुम्हें भी नहीं लेने के तो क्या बताओगे, बताओ हीट। आर्ची, क्या लगता है हीट क्या है? कुछ भी यार, तुक्का मारना है। यस कशिश? गर्माहट। गर्माहट, सही बात है, गर्मी, गाना भी एक ठीक है। यस कशिश, कशिश ने हैंड रेस किया था, कशिश भी कुछ बोलना चाहती थी भाई। व्हाट इज हीट? Form of energy which transfers from यस यस one of यस the यस 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 यस, ये सुनना चाहता था मैं। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, एटलीस्ट इतना तो आपको याद होना चाहिए। अब देखो, आप इतने सारे स्टूडेंट्स थे, एकदम से मैंने आपसे पूछा कि भाई हीट बताओ, तो आप में से बहुत सारे सोचने लग गए क्या बोले, क्या सबको पता है, ये डेफिनेशन पता सबको है, बट अगेन राइट टाइम पे गले तक पहुंची नहीं कि बाहर निकले आके। तो ये पता होना चाहिए हीट क्या है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का फॉर्म है तो आपने जो लोअर स्टैंडर्ड वाली डेफिनेशन पढ़ी थी वो बता देता हूं, जो आपके नोट्स में भी आपको दिखेगी। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ये आपको बताया जाता था, क्योंकि ज्यादा डेप्थ में जाते हीट के तो 9th स्टैंडर्ड से आप तो भाग जाते हैं, पढ़ना ही नहीं है। तो फिर ऐसा करा नहीं, आपके साथ ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ दिया। क्या किया? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। अरे पार्श्व, पढ़ने में ध्यान दे, इधर उधर की बातें बाद में करेंगे अपने, ठीक है। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ दैट एनर्जी। हीट क्या था? एनर्जी का फॉर्म, और वो एनर्जी का जो फॉर्म हीट है उसका मेजरमेंट कौन हुआ करेगा? टेम्परेचर। तो देयर इज अ डिफरेंस दोनों में, ये पता होना चाहिए आपको। हीट आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ दैट एनर्जी। डिफरेंस क्लियर है? heat is the form of energy and temperature is the measurement of that energy. It is a measure of heat. तो 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड वाला टेम्परेचर का डेफिनेशन क्या होता था? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इन अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ये वो डेफिनेशंस मैंने आपको बताए हैं टेम्परेचर और हीट के, जो आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी के मुंह से सुने होंगे। आपकी लोअर स्टैंडर्ड में आपको बताए गए थे कि हीट क्या होगा। हीट एक एनर्जी का, एनर्जी बहुत सारी होती है पर उसमें से, हाँ, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारी एनर्जी में से एक एनर्जी का फॉर्म है हीट, और उसका मेजरमेंट क्या हुआ करेगा? टेम्परेचर। बस इतना याद रखना। अब मैं इसकी चीजें और भी बताऊंगा आपको। थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे केमिस्ट्री की बातें करता हूं जो आपने पढ़ी है। अच्छा, पहले उससे पहले पहले किससे किसको रिप्रेजेंट करते हैं वो देख लो। बड़ी बड़ी चीजें तो नहीं है। एनर्जी का, हीट का रिप्रेजेंटेशन होता है Q एंड टेम्परेचर का रिप्रेजेंटेशन होता है T। चलेगा? चलाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है, यही रखेंगे। अगर ये हीट है तो मिहिर, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट?
मीर बताएगा जल्दी, सिर्फ मीर बताएगा। जूल। जूल कैसे पता लगा? एनर्जी से। यस, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो भाई एनर्जी का फॉर्म है तो ऐसा यूनिट जूल होगी। इसमें बच्चे फंस जाते हैं, तो भाई मीर फंसा नहीं है, आपको भी फंसना नहीं है। जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, इसका सीजीएस यूनिट यहां पे यूज किया जाता है कैलोरी, तो आपको वो भी याद रखना है। सीजीएस यूनिट को हम यूज करेंगे कैलोरी, और इसका जो कन्वर्जन होता है वो लिख के रखिए, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। भाई कोई गलती हो जाए तो बता देना। तो आपके पास कैलोरी और जूल का एक रिलेशन आ जाता है, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। सिमिलरली, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? केविना, केविना क्या होता है? यस यश, गुड। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट इटी। मेरी आवाज तो आ रही होगी, मैं ये मानता हूं, बस रिप्लाई ना करके बेइज्जती कर रहे, ये भी मान लेता हूं। ठीक है, ओके विश्वा। सर केल्विन। केल्विन सिंपल सा है, केल्विन के से रिप्रेजेंट करते हैं, बट जनरली इसके दूसरे यूनिट्स भी होते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। अब तो यूज टू हो चुके होंगे, हर जगह जाके हाथ या सर ही दिखाना पड़ता है, पहले सब जगह टेम्परेचर ही मेजर होता है आपका। तो और भी यूनिट्स होते हैं जिसकी हम बात करेंगे, तो ये केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया। अब अगर मैं आपसे बोलूं ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ, थोड़ा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके हीट और टेम्परेचर को समझते हैं, ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ, फिल इन द ब्लैंक्स। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं। All the substances are made up of, कश्मी वो ठीक है, पर उसके अंदर क्या है? केमिस्ट्री में बताया जाता है all the substances are made up of, yes कशिश, मैटर। मैटर ही एक सब्सटेंस है। प्रॉब्लम ये है, बट वो मैटर किससे मिलके बना होता है? एटम। यस आर्ची, एटम्स, मॉलिक्यूल्स बताया गया होगा केमिस्ट्री में। यार ऐसा ना करो, बेइज्जती कर रहे हो तुम तो। कोटा फैक्ट्री देखी किसी ने? उसमें भी बेइज्जती हुई केमिस्ट्री की, मैं खुश हुआ था। वैसी सी है कुछ, पर ठीक है, चलता है। ऑल सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम मोशन। सब मॉलिक्यूल्स एटम में कंटिन्यूअस रैंडम मोशन होते हैं, बावलों की तरह घूम रहे होते हैं। Now depending upon the nature of the substance, आपके सब्सटेंस का नेचर क्या है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 3 टाइप के मोशन कर सकते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेटरी मतलब रोटेशनल मोशन, एंड थर्ड वन इज वाइब्रेटरी मोशन। तो आपका सब्सटेंस कैसा होगा उस पर डिपेंड करेगा, पर उसके मॉलिक्यूल्स ये 3 टाइप के मॉलिक्यूलर मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, एक होता है रोटेटरी मोशन, और एक होता है वाइब्रेटरी मोशन। अब अगर आप किसी बॉडी को हीट सप्लाई करोगे, ध्यान से सुनना यहां से बातें, अगर आप किसी बॉडी को हीट सप्लाई करते हो तो उसको देने से मॉलिक्यूल्स के इस टाइप के मोशन की गतिविधियां बढ़ जाती है, मतलब इस टाइप के मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज हो जाएंगे, वो ज्यादा ट्रांसलेटरी करने लगेगा, वो ज्यादा रोटेटरी मोशन करने लगेगा। साथ एक काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है। क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पता है प्रांजलि को? अरे प्रांजलि पता है, बचपन से जो काइनेटिक एनर्जी यूज कर रही है उसी को ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। बता दे। हाफ mv स्क्वायर। अभी तो तुम मना कर रही थी, अब कहां से पता लग गया? अरे ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता था? जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यही तो चैप्टर 7 में आपको बताया था। अब यही भाई हाईफाई लैंग्वेज में बोल देते तो ट्रांसलेशनल लीनियर ऐसा होता है, नहीं तो भाई मैं तो सीधा चल रहा हूं, ये होता है ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मतलब जब कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करे स्ट्रेट लाइन में। रोटेटरी मतलब जब वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट
अबाउट रोटेट करे, और वाइब्रेटरी मतलब अपनी मेन पोजीशन के अराउंड टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ मोशन करे। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना वाइब्रेशंस। तो हर मॉलिक्यूल्स ये 3 टाइप के मोशन परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता है। वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो तो उस पर्टिकुलर सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर पे, बट कर सकता है। तो जब आप हीट सप्लाई करते हो तो इन तीनों टाइप के मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ जाते हैं। अब अगर मॉलिक्यूलर मोशन बढ़े तो इन तीनों टाइप के मोशन के साथ जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है वो भी बढ़ जाएगी। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो हमको हेतवी के प्रांजलि ने बता दी। रोटेटरी काइनेटिक, रोटेशनल मोशन में भी काइनेटिक एनर्जी होती थी। क्या थी वो? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ मास की जगह आ जाता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी लीनियर होती थी तो उसकी जगह आ जाता था एंगुलर वेलोसिटी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। याद है क्या? ऐसा भी पढ़ा था चैप्टर 7 में। तो ये हो गई ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये हो गई रोटेशनल। और वाइब्रेशन में चैप्टर 14 में आप सीखोगे, वहां पर भी आप काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की, जब वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं, तो उनकी तब भी कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, वो अपने तब के लिए छोड़ देते हैं, बट होती है, ये मैं बता देता हूं। तो बेसिकली पूरी पिक्चर को ध्यान से समझो। जब आपने ऑब्जेक्ट को दिया हीट, तो हीट देने से इस टाइप के मॉलिक्यूलर, जब मुझे तीनों मोशन को एक साथ बोलना हो तो मैं क्या बोलूंगा? मॉलिक्यूलर मोशन, सब आ जाएगा उसके अंदर। तो जब आप हीट सप्लाई करोगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो उसकी इन 3 टाइप के मॉलिक्यूलर मोशंस बढ़ जाते हैं, और हर मॉलिक्यूलर मोशन के साथ एक टाइप की काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। और यहीं से आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ हीट आता है कि ये हीट एक्चुअली क्या था, जो 9th स्टैंडर्ड में आपको बताया नहीं जाता। तो लिखो अपनी कॉपी के अंदर कि हीट क्या है। हीट इज द टोटल एनर्जी नोट्स वोट्स में लिख लो तो बेटर है। हीट इज द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन। Heat is the total energy of molecular motion in a substance. Heat is the total energy of molecular motion in a substance which is equal to the sum of the kinetic energy possessed by the molecules. Heat is the total energy of molecular motion in a substance which is equal to the sum of the kinetic energy possessed by the molecules of a body by virtue of their translational motion, rotational motion and vibrational motion. Kinetic energy possessed by the molecules of a body by virtue of their translational motion, vibrational motion and rotational motion. आगे पीछे कर सकते हो। This is the standard definition of heat. अब देखो वहां पे आपको निपटा दिया था, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, क्योंकि आप उतना ही समझ सकते थे था। बट बेसिकली होती क्या है हीट इन 3 टाइप की काइनेटिक एनर्जी का सम है जो मॉलिक्यूल्स के पास होती है जब आप उसे सप्लाई करते हो एक्सटर्नली, मतलब हीट। ठीक है, वैसे ही इस टेम्परेचर का भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन होता है। तो टेम्परेचर का डेफिनेशन लिखो। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, the temperature of a body is the measure of the average kinetic energy of its molecule. Temperature of a body is the measure of the
एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। बॉडी के पास जो ये इतनी टाइप की काइनेटिक एनर्जी है, उन सबका एवरेज काइनेटिक एनर्जी मेजर कर लिया जाता है, वही टेम्परेचर है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ द, किसका मेजर? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। तो अब यही है कि 11th स्टैंडर्ड में आके अगर वो 9th वाली डेफिनेशंस लिखोगे तो 50 या 60% चांसेस है टीचर शायद उसमें भी नंबर दे देती है, बट कभी कभी कोई टीचर नहीं देता, वो यही बोलता है भाई 9th वाली डेफिनेशन 11th में आके लिखनी थी तो 11th में आई क्यों? आप में से बहुत सारों को लग जाता है कि वो तो सर हम भी आज सोच रहे क्यों आए बट अब आ गए हैं, गलती हो गई है तो भुगतो तो याद रखनी पड़ेगी। अब कुछ और चीजों की बात करते हैं। क्या सिर्फ मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ही होती होगी बॉडी के? काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ उनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है ड्यू टू देयर कॉन्फ़िगरेशन। क्या इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लग रहा होता है? हर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, आपको ये बताया गया है। तो हर मॉलिक्यूल्स के बीच में जब अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है तो ये याद रखना, जिस भी सिस्टम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आता ही आता है। अब मैं आपको उसका एक एग्जांपल दे देता हूं। जब ये पेन में गिराता हो तो क्या अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है? यस। क्या इस वक्त इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है? यस, mgh। तो अट्रैक्शन सिस्टम के पास है और उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा है कि जब आप स्प्रिंग को खींच के बाहर की तरफ लेके जाते हो तो आप जो वर्क करते हो वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हाफ के एक्स स्क्वायर आपने डिराइव किया है चैप्टर नंबर 6.3 में, वो फॉर्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का। छोड़ते हो तो वापस अट्रैक्ट होकर इस तरफ जारी होती है स्प्रिंग। तो बेसिकली जिस भी सिस्टम के पास, ये हिंट दे रहा हूं मैं आपको याद रखने के लिए, जिस भी सिस्टम के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रेजेंट है, मतलब जहां पर भी, वहां पोटेंशियल एनर्जी भी आ ही जाती है। और क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में भी अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स होता है तो वहां पर भी ये कंसेप्ट आता है। तो बेसिकली टोटल कितनी टाइप की एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास हो गई? एक हो गई काइनेटिक एनर्जी सबका मिला के, और एक हो गया पोटेंशियल एनर्जी। इसी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को उस बॉडी का क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। सोचना भी मत, वो बाहर जब मैकेनिक्स की बात करेंगे तब वो आता है, ये तो हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को क्या बोलते हैं? उसकी इंटरनल एनर्जी। सुना है केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में, आएगा 12 चैप्टर में वापस से, ये वही उसी की बात कर रहा हूं मैं। तो वो इंटरनल एनर्जी क्या होती है? मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम। और ये बॉडी के अंदर किस फॉर्म में होती है? स्टोर्ड। तो जो एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर्ड है उसे हम उस बॉडी की क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी क्या है? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम। यहां पे किसी को डाउट है तो पूछो। चलो, तो मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं जो मुझे भी जब पहले पता लगी थी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था कि वाह, थोड़ा तो ज्ञान बढ़ा। बोलो भाई, किसी को कोई डाउट? देवम के बिना पार्श्व विधि विश्व क्योश इत्ति भव्य तांक्षी। आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी शक्लें नहीं दिख रही है, मैं बाकियों की तो दिख रही है, तो पता लग जाएगा। ऑलराइट, अब देखो, जब दो बॉडीज जिसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होता है, लेट्स से ये T1 ये T2, T1 टेम्परेचर पे ये बॉडी ग्रेटर देन T2, और ऐसी दोनों बॉडीज को मैंने कनेक्ट कर दिया, ऐसे जोड़ दिया ले जाके, तो क्या होगा? चलो बताओ, तुम बताओ। जो दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है, अगर मैं उनको कनेक्ट कर दूं, व्हाट विल हैपन? पढ़ा है आप लोगों ने ये? बाकी लेक्चर्स में तो मेरे को बच्चों ने जवाब दिए थे, तो वो तो कहीं से पढ़ा है उन्होंने। बता दो,
कोई चीज ट्रांसफर होने लगती है, आइडिया दे रहा हूं, हिंट दे रहा हूं, क्या चीज ट्रांसफर होती है? अच्छा, इसको भूल जाओ। आपके आजू बाजू में कोई मेटल का रॉड है जहां पे बैठे हो बेंच में, कुछ होगा मेटल का रॉड, मेटल की प्लेट, कुछ ठंडा, जो ठंडा हो, उसको टच करो एक बार, जो इतनी देर ठंडा, और उसको 2 मिनट मतलब 30 सेकेंड्स तक टच रखो, पकड़ के रखो बस। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट आपको ठंडा लग रहा था वो साला थोड़ी देर बाद ठंडा लगना बंद हो जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सर हीट हाँ हाँ, आगे बोल, आगे बोल, सही बोल रही थी। हीट ट्रांसफर होगी। ट्रांसफर होती है जब एक बॉडी जो लोअर टेम्परेचर पे थी, आपने उस पे जाके हाथ रख दिया, तो आपका हाथ हाई टेम्परेचर पे था, वो बॉडी लोअर टेम्परेचर पे थी, और जैसे ही कांटेक्ट में आया तो हीट ट्रांसफर होनी स्टार्ट हुई फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। कब तक ये हीट ट्रांसफर होती रहती है? जब तक दोनों इक्वल ना हो जाए, दोनों का के temperature। टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो अगर मैं T1 और T2 को कनेक्ट करूंगा तो इनिशियली T1 का टेम्परेचर ज्यादा था, T2 का कम, और कनेक्ट करने के बाद होगा क्या? हीट का ट्रांसफर स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। कब तक ये हीट ट्रांसफर होती रहेगी? जब तक दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। और इस सिचुएशन को फिजिक्स में बोला जाता है थर्मल इक्विलिब्रियम, कि भाई दोनों बॉडीज के बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। बाउंसर तो नहीं पढ़ रहे ना, इजी है। कभी कभी तो घर पे भी अभी जब सोते हो रात में, तो जब बेड पे जाते हो, पहली बार बेड कितना ठंडा लगता है, ओ माय गॉड, कहाँ बैठ गए जाके, कहाँ लेट गए। पर जहाँ लेट जाते हो उसके बाद हिलते भी नहीं हो, वो आपका एरिया बन जाता है, क्योंकि पता है इतनी देर से बेचारा उधर एक जगह पे बैठा हो, तब जाके तो वो एक थर्मल इक्विलिब्रियम आया, ठंडी नहीं। बट जैसे ही ब्लैंकेट से गलती से हाथ निकल गया या पैर निकल गया और ऐसे रीजन में चला गया जहाँ पे पहले नहीं गया था, तो वहां पे जो ठंडी लगती है, पता है ना, ये फील होता है। ये तो रेगुलर वाली चीज है। तो होता क्या है, जब आप बेड पे जाते हो तो आपकी बॉडी हाई टेम्परेचर पे होती है, बेड लोअर टेम्परेचर पे। जैसे ही कनेक्ट होते हो तो हीट ट्रांसफर स्टार्ट होती है। कब तक? जब तक दोनों सेम टेम्परेचर पे ना आ जाए, फिर आपको अच्छा लगने लगता है, हश अब नहीं हिलने का, अब वहीं रहने का है। तो यही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। पॉइंट ये नहीं था, पॉइंट यहाँ पे ये था कि जब तक ये बॉडी T1 टेम्परेचर वाली अलग थी, तो इसके मॉलिक्यूल्स के पास कुछ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी होगी, तब वो एनर्जी इस बॉडी के अंदर स्टोर्ड थी, और मैंने क्या नाम रखा था? इंटरनल एनर्जी। पर जैसे ही दो बॉडीज को कनेक्ट किया मैंने, तो वही बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट हो गई। तो जब वो फ्लो होती है तब उसको आप इंटरनल एनर्जी नहीं बोलते हो, तब ही क्या बोली जाती है उसे? हीट। तो हीट आप कहीं भी यूज नहीं करते हो। जब तक एनर्जी बॉडी के अंदर स्टोर्ड होगी तो उस बॉडी एनर्जी का नाम क्या होगा? इंटरनल एनर्जी। और जब ये बॉडी फ्लो होने लग जाएगी तो नाम चेंज होके क्या हो जाएगा? हीट एनर्जी, हीट। जैसे जैसे कि किसी से लेते हैं, किसी आप में से किसी का ऐसा निकनेम है जो घर पे अलग है, और जैसे कश्मी यहाँ पे जिन्होंने नाम लिख रखे वो तो सबके एक्चुअल है। जैसे मेरा अभिनव है, फॉर एग्जाम्पल मेरा अभिनव है, पर मुझे घर पे नहीं जानते अभिनव से, मतलब घर वाले अभिनव नहीं बोलते। मेरा ऐसे जनरली निकनेम विक्की है, वो ही बुलाते बचपन से भाई सब। तो घर वाले के लिए मैं विक्की हूँ, आप लोगों के लिए, बाहर वालों के लिए अभिनव हूँ। जब घर में रहता हूँ तो मुझे विक्की बोलते हैं, जब मैं बाहर निकल जाता हूँ तो मुझे अभिनव बोलते हैं। पर मैं चेंज थोड़ी ना हो गया, मैं तो मैं ही हूं ना। तो जब तक बॉडी के अंदर है तब तक इंटरनल एनर्जी है। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होने लग जाए तभी क्या बोला जाता है? उसे हीट। तो हीट ऐसे वैसे यूज नहीं करते हैं। समझ आया कब हीट को यूज करना है? जब एक बॉडी की स्टोर्ड एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रही होती है, तभी उसको हीट यूज किया जाता है। इसलिए इसके लिए एक फेमस स्टेटमेंट होता है, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। नोट्स में भी कहीं तो होगा,
हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, मतलब जब ये फ्लो हो रही होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रही होती है तभी हीट बोला जाता है, तब उससे पहले हीट नहीं होती, तब तक तो वो उसकी बॉडी की इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, ये चीज नहीं पता होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो आपको अपने पास रखनी चाहिए कि भाई कहीं भी कभी भी हीट वर्ड नहीं बोलेंगे, जब वो ट्रांसफर हो रही होगी तब बोलेंगे। तो कभी कभी कोई ये स्टेटमेंट यूज करे ना, हीट ऑफ अ बॉडी, हीट इन अ बॉडी, यार ये एक्चुअली रॉन्ग स्टेटमेंट्स, ऐसा कुछ होता ही नहीं। हीट ऑफ अ बॉडी, हीट इन अ बॉडी, बॉडी के अंदर तो वो इंटरनल एनर्जी होती है, जब वो ट्रांसफर हो रही होती है तब हीट बोला जाता है, इसलिए हीट ट्रांसफर बोलते हैं, हीट ट्रांसफर हो रहा है, हीट ट्रांसफर। और ये ट्रांसफर होने की कंडीशन क्या है, अब मुझे ये कौन बताएगा, ये हीट ट्रांसफर होने की कंडीशन क्या है, अभी मैंने बता दी है, मैंने सिर्फ पूछा है आपसे, ये हीट बॉडी की कब ट्रांसफर होगी। यस यश, सर टेम्परेचर डिफरेंस। यस, जब तक दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट ट्रांसफर नहीं होती है। तो हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर डिफरेंस होना जरूरी है। और कौन सी बॉडी से कौन सी बॉडी में ट्रांसफर होगी, फ्रॉम अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। कब तक ट्रांसफर होगी, जिंदगी भर होती रहेगी? नहीं भाई, एक टाइम आएगा जब ज्यादा टेम्परेचर जिस बॉडी का था उसका कम होते जाएगा और कम वाली का बढ़ते जाएगा, और एक बीच में ऐसा इक्विलिब्रियम आएगा जब दोनों के टेम्परेचर हो चुके होंगे सेम। उसको फिजिक्स में क्या बोलते हैं, उस सिचुएशन को जब दोनों के टेम्परेचर सेम हो जाए? बोल दो बोल दो बोल दो। थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, वेरी गुड वेरी गुड, थर्मल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हीट एंड टेम्परेचर, जो मुझे ज्ञान बांटना था। इस चैप्टर का मोस्टली बोरिंग पार्ट यही था। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आ सकता है आगे। अब देखो, मैं इंपॉर्टेंट चीजों पे ही ज्यादा फोकस करूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में आपको मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर दिया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर में ज्यादा मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि 3 स्केल्स तो आपने सुनी, चौथी भी देख लो। एक होती है सेल्सियस स्केल, एक होती है फ़ारेनहाइट, एक केल्विन और एक रीमर। ये दिया हुआ है इसलिए मैंने भी नोट्स में है, एनसीईआरटी में तो डाल रखा है, बाकी ऐसा कुछ इस पे से कोई न्यूमेरिकल कुछ भी पूछा नहीं जाएगा कभी भी, पर जान लो कि एक और स्केल होती है। अब किसी भी स्केल को हमने 2 पॉइंट्स के बीच में डिवाइड कर रखा होता है, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट, एक होता है बॉइलिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट को आइस पॉइंट भी बोलते हैं और बॉइलिंग पॉइंट को स्टीम पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, अब जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस को हमने क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में कब आ जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 100 का। तो उतने नंबर ऑफ डिविजन्स बना दिए गए, तो आपको लेफ्ट कॉलम में दिखेगा उधर 100 डिविजन्स। वैसे ही जो चीज सेल्सियस में 0 डिग्री पे हो जाती थी, जो चीज सेल्सियस पे 0 डिग्री पे हो जाती है वो फ़ारेनहाइट में कब होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। और जो चीज 100 डिग्री सेल्सियस पे होती थी मतलब सेल्सियस स्केल में, वही चीज फ़ारेनहाइट स्केल में कब होती है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नोट्स में देख रहे हो सब, ये मैं नोट्स में से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब लिख तो रहे, सब दिख क्यों नहीं रहा, अरे मैं इधर नहीं, मैं नोट्स में लिखा हुआ है सब कुछ, वहां से बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 3, तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच का डिफरेंस है 180, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स बन गए 180। सेम गोस फॉर केल्विन एंड रीमर स्केल। अब आपने केमिस्ट्री में ऑलरेडी इनका कन्वर्जन पढ़ा है कि अगर केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो, फ़ारेनहाइट में करना हो तो कैसे करते हैं। तो फिजिक्स में मैं उसी का एक वही फॉर्मूला बता देता हूँ, वही बॉक्स बना के रखना है नेक्स्ट पेज पे आपको, और ज्यादा कुछ इसमें डिराइव करने का जरूरत नहीं है क्योंकि आता नहीं है। तो TF minus 32, temperature in Fahrenheit minus 32 divided by total number of divisions is equals to temperature in Celsius divided by total number of divisions, temperature in Kelvin minus 273 divided by total number of divisions, और temperature in Reamer divided by total number of divisions। ये वाला तो ना के बराबर ही यूज होगा, तो ये आपको बॉक्स बना के रखना है जो आपको नेक्स्ट पेज पे दिया होगा। अब आपको लगेगा सर केमिस्ट्री में तो वो 5/9 समथिंग कुछ पढ़ा था हमने, तो ये वही है 9/5, 5/9। अगर ये 180 को उधर शिफ्ट कर दूंगा मैं
तो ये क्या हो जाएगा 9/5 180/100। तो वही फॉर्मूला बन जाएगा जो आपने पढ़ा है। तो आपको ये याद रखना है। अब अगर आपको एक क्वेश्चन में दिया है कि भाई टेम्परेचर दे दिया है सेल्सियस में, बताओ फ़ारेनहाइट में कितना होगा, तो इसका यूज कर लेना, इसको इससे इक्वेट कर देना, यहाँ पे सेल्सियस वाला फॉर्मूला रख के टीएफ निकाल लेना। अगर इन दोनों के बीच में बोला है तो ऐसे निकाल लेना, मतलब आप कैसे भी जदल करके निकाल सकते हो। तो इसमें आपके सॉलिड एग्जांपल भी दिए। यार लिखा है। यस पार्श्व, यस आर है रीमर स्केल के लिए। तो आपके होमवर्क शीट के पहले 3 क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है और मोस्टली सॉल्व एग्जांपल में भी है, तो बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं। तो वो मेरी साइड से आपको होमवर्क है, आपको सॉल्व करके रखना है, खुद से ट्राई करना, बड़े इजी क्वेश्चन से कैलकुलेशन ही करना है इस फॉर्मूले का यूज करके। तो नेक्स्ट पेज पे आपको जहां पर ये फॉर्मूला दिख रहा है 0.4 के जस्ट ऊपर, वहां पर से बॉक्स बना के रखो। इसका कोई डिराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको डेरिवेशन याद रखना है। पॉइंट नंबर 4 देखा देखा लग रहा है क्या? आइडियल गैस इक्वेशन, बोल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गेलिशिक लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ये चैप्टर में भी सारा डाल दिया। 13 चैप्टर में भी, केटीजी में तो पढ़ना ही गैसेस की बात होगी वहां पे, और केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ के आए, इसलिए इस चैप्टर वाले पे मैं इतना मतलब आपको पढ़ने का टाइम देता हूँ कि आप पढ़ो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज इसमें मेरे बताने जैसा भी कुछ है नहीं। चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलिशिक लॉ, वही सब है जो आप पढ़ के आए हुए हो। इस चैप्टर में इसका कोई खास रोल नहीं है, पर चैप्टर 13 में काम आता है, चैप्टर 12 में भी काम आ जाएगा थोड़ा बहुत। पढ़ना पड़ता है, कश्मीर पढ़ना पड़ता है, सिलेबस में केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की बात हो रही थी। तो सबको आइडियल गैस इक्वेशन बस पता होनी चाहिए कि पीवी इज इक्वल टू, आपने एनआरटी से याद रखा होगा, कभी कभी नंबर ऑफ मोल्स को म्यू से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो मैं एन ही लिख रहा हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो, बट कहीं म्यू भी लिखा हो तो भी ये सब नंबर ऑफ मोल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन है। जब कभी भी कुछ नहीं हो रहा होता है सॉल्व, तो भाई हम इसी के पास जाते हैं, पीवी इक्वल टू एनआरटी, यही हेल्प करती है हमारी। एब्सोल्यूट जीरो के बारे में पता है, ये भी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। एब्सोल्यूट जीरो क्या है धनुष का? ये Sir, it is a temperature at which pressure and volume become zero. प्रेशर और वॉल्यूम बिकम, मतलब बेसिकली दोनों एक साथ नहीं है। एक ग्राफ बनाया गया एक्सपेरिमेंटली कि अगर y एक्सिस पे प्रेशर लिया जा रहा है और x एक्सिस पे टेम्परेचर लिया जा रहा है, तो अगर ये प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ होगा तो उस वक्त वॉल्यूम को कैसा रखा जाएगा? कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर यही ग्राफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के लिए बनाया जाता गैस के लिए, तो उस वक्त उस गैस का प्रेशर कैसा रखा जाएगा? कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर होगा तो प्रेशर कांस्टेंट। अब ये ग्राफ बनाया गया और ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, जब आप किसी गैस के प्रेशर को कम कर रहे होते हो या टेम्परेचर को कम कर रहे होते हो एक तरीके से, तो प्रेशर भी कम होता चला जाता है। बट यहां पर मैंने अब गलती से बना दिया है, ये यहां पर एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद ये डॉटेड हो रहा है। पता है इसका मतलब क्या होता है डॉटेड हो रहा है? फिगर नंबर 2 की बात कर रहा हूं, ज्यादा कुछ नहीं, एब्सोल्यूट जीरो में रखना, डेफिनेशन याद है हमारे सिलेबस में, और कुछ नहीं है, बट आइडिया दे रहा हूं बस थोड़ा सा। जब आप किसी गैस के प्रेशर को कम कर रहे होते हो या हो रहा होता है, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद वो गैस रहेगी नहीं, वो कन्वर्ट हो जाएगी लिक्विड के अंदर। तो ये जब ग्राफ बना के देखा जा रहा था तो ये यहीं पर खत्म हो गया था।
बट इसको जब एक्स्ट्रापोलेट किया गया कि भाई ऐसा ग्राफ जा रहा है तो कहीं तो जाता, तो ये एक जगह पर आके एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट किया और वो टेम्परेचर का वहां पे वो वैल्यू था -273.15 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है जो पॉसिबल है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नीचे नेगेटिव में टेम्परेचर हो नहीं सकता है, सॉरी प्रेशर हो नहीं सकता है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अचीव नहीं हुआ है, मुझे जहां तक पता है अचीव नहीं हुआ है, बट अगर कभी कोई अचीव कर पाया तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो अचीव किया जा सकता है वो कितना है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, जिसको बोला जाता है फिजिक्स में या केमिस्ट्री में एब्सोल्यूट जीरो। वो टेम्परेचर अगर अचीव हो गया देन ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन बिकम स्टॉप्स बेसिकली। कोई भी मॉलिक्यूल मूव नहीं करेगा अगर ये टेम्परेचर अचीव हो गया। तो आपको मैं सिर्फ इतना ही लर्न करने के लिए बोल रहा हूं, डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो क्या है कि भाई इट इज द टेम्परेचर एट विच ऑल द मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, या जो धनुष्का ने बताई थी पहली डेफिनेशन, नोट्स की फर्स्ट डेफिनेशन पढ़ो। एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ द गैस बिकम जीरो कीपिंग वॉल्यूम कांस्टेंट, या उल्टा वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। तो बस इतना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा और ज्यादा ज्ञान में बांट भी नहीं पाऊंगा क्योंकि टॉपिक उसका है, केमिस्ट्री का है। तो मैं इधर तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि भाई ज्यादा डेप्थ इसके बारे में केमिस्ट्री वाले ही आपको दे सकता है। मैं फिजिक्स के तौर पे सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि एब्सोल्यूट जीरो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है। अगर हो पाया तो कितना होगा, इतना, -273.15 डिग्री सेल्सियस, और उसका नाम क्या रखा गया, एब्सोल्यूट जीरो। तो कभी डिफाइन करने को आ जाए एब्सोल्यूट जीरो तो वो आपके पहले दो पॉइंट्स में जो डेफिनेशन दी उसमें से कोई एक लिख के आनी है आपको, बस यहीं पे आपका खत्म हो जाता है पार्ट। अब अभी तक जो मैंने आपको पार्ट पढ़ाया है उसका इस चैप्टर में वेटेज बहुत कम है, असली चैप्टर अब स्टार्ट होता है। अभी तक सिर्फ एब्सोल्यूट जीरो का डेफिनेशन आ सकता है, उसके बाद आपका ये कन्वर्जन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, और आज तक मैंने पेपर्स में नहीं देखा इससे अलग हटके कुछ आया हो इस आगे वाले पार्ट में से। बट हाँ, वो हीट टेम्परेचर का जो मैंने आपको डिफरेंस, डेफिनेशन और नॉलेज दिया है कि भाई कब इंटरनल एनर्जी है कब हीट होगी, वो आपको पता होना चाहिए। तो फीलिंग आएगा ना कि भाई हीट टेम्परेचर पढ़ रहे हो। यस विश्वा। सर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर वाले में क्वेश्चन था। बोलो। सर इसमें ये जो आपने बोला -273.15 उसके नीचे होगा तो वो लिक्विड हो जाएगा। इसके नीचे नहीं, इससे पहले ही हो चुका होता है, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है। देखो प्रेशर कम हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे होंगे, मॉलिक्यूल्स नजदीक आ रहे होंगे तो एक लिमिट आएगा जब उसका टेम्परेचर कम कर रहे हो, प्रेशर कम हो रहा है, तो बीच में ही वो कहीं लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाते। पर सर लिक्विड तो, गैस में से लिक्विड तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तब होता है ना। ये इसमें आपको अभी मैं अगले सेशन में बताऊंगा। विश्व, वाटर के केस में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 और बॉइलिंग पॉइंट, 27 अरे बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में 37 नहीं यार 100 डिग्री यार, 0 अच्छा, डिग्री पे फ्रीज होता है, 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। बट आप जब ये बोलते हो तो आप कुछ और बोलना भूल जाते हो। क्या चीज विश्वा ने मिस की होगी, कोई बताएगा इसमें 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस बोलते वक्त? बताया है केमिस्ट्री में आपको कुछ शॉर्ट फॉर्म होता था, वो लिखवा दिया जाता था, उसका फुल फॉर्म भी था एट एसटीपी जैसे वर्ड यूज किए हुए हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, ये उस पर पॉसिबल है। बट अगर मैं प्रेशर के साथ छेड़छाड़ करूं तो मैं 10 डिग्री पर भी वाटर को बॉईल करवा सकता हूं। सोचो सिर्फ 10 डिग्री पर भी बॉईल करवाया जा सकता है, बट प्रेशर को बहुत ज्यादा बढ़ा के। तो कैसे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाते हैं प्रेशर से, वो सेकंड सेशन में मैं आपको बताऊंगा, वेट करो तब तक के लिए। तो इसलिए यहां पर भी जो तुम बोल रहे हो वो चीज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात हो रही है, तो प्रेशर चेंज हो रहा है,
प्रेशर को कम या ज्यादा करके इस सबके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को डिस्टर्ब किया जा सकता है। कैसे? सेकंड सेशन में पढ़ेंगे अपने। तो बेसिकली जब आप प्रेशर कम कर रहे हो तो एक सर्टेन लिमिट आता है जब वो गैस कन्वर्ट हो चुकी होती है लिक्विड में, बट क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन ऐसी फॉलो होते हुए आ रही थी तो उसको एक्स्ट्रापोलेट किया, देखा कहां पे जाके इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस के साथ। वो टेम्परेचर मिला हमको -273.15 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो आप अचीव कर सकते हो, इससे ज्यादा कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है और उसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो। इतना ही याद रखना है, कंफ्यूज मत होना ज्यादा इन चीजों में। ओके सर। ठीक है, ये सबके लिए फालतू कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो फंसे रह जाओगे। दो डेफिनेशन, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, अचीव होने पर क्या होगा और उसका वैल्यू क्या है। अगर अचीव हो गया ऑल दी मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, आपके आजू बाजू का एक भी मॉलिक्यूल मूव नहीं कर रहा होगा, सब रेस्ट पे हो चुका होगा। सोचो ना कितना कम टेम्परेचर है और किसकी वैल्यू कितनी होगी, -273.15 डिग्री सेल्सियस। अब मैं इस चैप्टर के वन ऑफ दी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जाता हूं, इसलिए मैं इधर तक के लिए मैंने बोला कि बस एब्सोल्यूट जीरो याद रख लेना, ये टेम्परेचर का कन्वर्जन वाला पार्ट याद कर सकते हो। थर्मल एक्सपांशन बहुत इजी टॉपिक है बट उतना ही इंपॉर्टेंट भी है। थर्मल एक्सपांशन, जस्ट अ मिनट, पढ़ के रखो। थर्मल एक्सपेंशन क्या है मैं पूछता हूं। थर्मल का मतलब क्या होता है, ये तो आइडिया हो गई। हीट, थर्मल से रिलेटेड क्या होता है, हीट। और एक्सपांशन तो खुद ही बता रहा है, कोई चीज का एक्सपांड होना। तो थर्मल एक्सपांशन क्या, एक फिनोमेना जो हमने देखा कि जब भी हम ऑब्जेक्ट्स को हीट करते हैं तो उनके डायमेंशंस बढ़ जाते हैं। मे बी बढ़ सकती है, मे बी एरिया बढ़ सकता है, मे बी वॉल्यूम बढ़ सकता है। इसी फिनोमेना को हमने बोल दिया थर्मल एक्सपेंशन, कि जब हम उसको हीट करेंगे बिकॉज ऑफ दैट हीटिंग ऑब्जेक्ट के या बॉडी के डायमेंशंस में चेंज होगा, वो बढ़ने लगेंगे। और फिनोमेना को क्या नाम दिया, थर्मल एक्सपेंशन। ये तीन टाइप के थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। अगर लेंथ बढ़े, अगर हीट करने पर ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ती हो तो उस टाइप के एक्सपेंशन को बोला जाता है लीनियर एक्सपेंशन। अगर ऑब्जेक्ट को हीट करने पर लेंथ बढ़ती हो तो एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सपेंशन। अगर हीट करने पर एरिया बढ़े तो उसको एरियल, एरिया या सुपरफिशियल, तीन टाइप के नाम है, कोई भी यूज कर सकते हो। एरिया एक्सपेंशन, तो थर्मल एक्सपेंशन के तीन टाइप होते हैं। लेंथ में इंक्रीमेंट हो तो लीनियर एक्सपेंशन, एरिया में इंक्रीमेंट हो तो एरियल एक्सपेंशन, और अगर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट हो तो वो हो जाता है वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो लीनियर, एरिया एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। बट ये एक्सपेंशन होता क्यों है, बताओ, चलो आप बताओ। नोट्स में रीजन दिया है कॉज का, पढ़ो बताओ क्या क्यों ऐसा होता होगा कि ये लेंथ बढ़ जाती होगी, कोई तो रीजन होगा। कशिश, जो आपने क्वेश्चन पूछा है वही क्वेश्चन पीछे आपको मैंने जो 3 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं उसमें सॉल्व करने को है, तो वहां से पता लगेगा। पढ़ो और मुझे बताओ कि भाई एक्सपांशन का कॉज क्या होता है, क्यों ये डायमेंशंस बढ़ जाते हैं। हाँ कश्वी, उससे क्या होगा, वो एक स्टेप है। अनम्यूट करके बोल, इतना टाइप करके क्या बोल रही, छोटी सी बैच है। यहाँ तो मैंने परमिशन भी दे रखा है, हर बैच में तो मैं परमिशन देता ही नहीं। So force of attraction. अट्रैक्शन और रिपल्शन, चलो ठीक है, वो भी एक बात।
देखो सर वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो मतलब तो वो जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद वो एक्सपांड हो जाएंगे। ठीक है। और कुछ भी ढूंढना, मतलब वर्ड ये भी कहानी है, बट और कुछ भी। यश, यस यश बोलो। Sir, because vibratory motion increases. हाँ, वाइब्रेटरी मोशन बढ़ेगा, उससे क्या होगा? Sir, so they will start vibrating faster on supplying heat. So they will move away from each other. Or they will start expanding. ओके ओके, देखो देखो, इन नॉर्मल कंडीशन एक बॉडी का जो मॉलिक्यूल्स और एटम्स के बीच के डिस्टेंस होते हैं वो फिक्स होते हैं, कांस्टेंट। पर जब आपने उसको हीट सप्लाई किया तो क्या होगा? हर मॉलिक्यूल ज्यादा ज्यादा वाइब्रेट करने लगेगा। इसमें भी ज्यादा वाइब्रेशंस आ जाएंगे, इसमें भी ज्यादा वाइब्रेशंस आ जाएंगे। बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशंस क्या होता है, इनके बीच का ये एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब जो डिस्टेंस पहले इन दोनों के बीच में इतना ज्यादा, वो बढ़ के थोड़ा सा इतना हो गया। ये ऐसा ही हो गया ना, रबर को स्ट्रेच कर रहे हो फिर अनस्ट्रेच कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो अनस्ट्रेच कर रहे हो, अल्टीमेटली जाके थोड़ा तो स्ट्रेच हो ही जाता है, लॉन्गिट हो जाता है रबर, वो आपका हेयर बैंड। वही सिनेरियो है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले ये शांति से बैठे थे, पर हीट सप्लाई करने पर क्या हुआ, इनको मिल गई काइनेटिक एनर्जी। बेसिकली जो कश्वी ने बोला, इनके मॉलिक्यूलर मोशन, अभी मैं एनर्जी की बात ना करके मैं बोलता हूँ इनके मॉलिक्यूलर मोशन बढ़ गए। तो उससे क्या होगा, इनके बीच के ये एवरेज एटॉमिक डिस्टेंस हर मॉलिक्यूल के बीच में बढ़ने लगेंगे। अब अगर हर मॉलिक्यूल के बीच के एवरेज डिस्टेंस बढ़ने लगा तो अल्टीमेटली आपको थोड़ा सा लेंथ बढ़ा हुआ दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा बॉडी के डायमेंशंस थोड़े से बढ़ गए हैं, क्योंकि सबके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है। ऐसे कोई 10-15 मॉलिक्यूल तो है नहीं, मॉलिक्यूल्स भी बहुत सारे। तो सबके बीच का अगर थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस भी बढ़ता गया तो ओवरऑल बॉडी के डायमेंशंस आपको बड़े हुए दिखते हैं। बट एक बार याद रखना, मार्केट से 5 मीटर की लेंथ की रॉड लेके आए और हीट करके 10 मीटर की नहीं बना पाओगे। हाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ बचत नहीं हो पाएगी कि 5 की लेके हीट करके 10 की बना देंगे। ये जो इंक्रीमेंट होता है ना डायमेंशंस में, वो बहुत छोटा होता है। डेल्टा एल जो होगा वो बहुत छोटा होगा, 10 का 10.1, 10.2, 10.3 मीटर इतना होता है ज्यादा से ज्यादा। और आप एक सर्टन लिमिट से ज्यादा उसको टेम्परेचर दे दिया, हीट सप्लाई कर दी, तो भाई वो खराब हो जाएगा, मटेरियल जल जाएगा। उससे पहले ये काम करना पड़ता है, उसका पटाखा बोले उससे पहले। ठीक है। सो अगर ओरिजिनली, अब मैं इसके कुछ आपको छोटे छोटे से डेरिवेशंस करवाता हूं। हर हर एक्सपांशन से रिलेटेड एक कांस्टेंट आपको पढ़ना है। लीनियर एक्सपांशन का जो कांस्टेंट होता है वो होता है अल्फा। इस अल्फा का नाम होता है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। मतलब इससे रिलेटेड जो कांस्टेंट है वो है अल्फा, और नाम क्या होगा इसका? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। एरिया वाले से रिलेटेड होता है बीटा। ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपांशन, या एरियल एक्सपांशन, या सुपरफिशियल एक्सपांशन। और थर्ड वाला क्या होगा? अरे बता दो। गामा। 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 ऐसा है। अभी मैं बोलूं ना 1 2 3 तो अगला 4 पता लग ही जाता है ना। वैसा ही अल्फा है बीटा है तो गामा ही जाएगा। तो गामा हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अब इनका मैं फॉर्मूला आपको डिराइव करवाता हूं। नोट्स में तो डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, पर एक छोटू सा पार्ट करवा देता हूं मैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। सपोज करो एक रॉड है जिसकी इनिशियली लेंथ है L एट टेम्परेचर T। बट जब आपने उसको हीट किया, T प्लस डेल्टा T पे लेके गए, तो उसके लेंथ में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया। कितने अमाउंट से? L प्लस डेल्टा L से थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाया। तो किसी भी रॉड में ये जो लेंथ बढ़ रही है, ये एक्स्ट्रा लेंथ जो आई डेल्टा L, वो किस किस पर डिपेंड करेगी? ये बताओ, किस किस पर ये डेल्टा L डिपेंड करना चाहिए? सर एक बार रिपीट करो ना, आपने क्या पूछा? मैंने पूछा कि
ये डेल्टा एल, जब मैंने इसको टेम्परेचर इस रॉड का बढ़ाया, एल टी से टी प्लस डेल्टा टी किया, तो लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। इसमें कौन सा फिनोमिना ऑब्जर्व किया मैंने? थर्मल एक्सपांशन, लेंथ बढ़ गई। तो ये जो लेंथ बढ़ी है वो किस पर डिपेंड करेगी कि उससे कम बढ़ना है, ज्यादा बढ़ना है, ये किस पर डिपेंड करने वाला होगा? सर टेम्परेचर। ये चीज परफेक्ट है भाई, टेम्परेचर डिफरेंस, कि भाई कितने अमाउंट से आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक चीज तो होगी टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा ही ये डेल्टा एल होने की चांसेस है। एक, डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसको समझो, अगर लेंथ होती छोटी तो मान लो इसके अंदर 100 मॉलिक्यूल थे, आपने हीट सप्लाई किया तो इन 100 के बीच का एवरेज डिस्टेंस बढ़ने लगा। केविना, अरे केविना, ये इसलिए मैं परमिशन नहीं देता है, ठीक है। ऑलराइट, सो ओरिजिनली लेंथ एल थी, फॉर एग्जांपल मान लो 100 मॉलिक्यूल्स थे। जब आपने हीट दिया तो हर 100 के बीच का वो एवरेज डिस्टेंस बड़ा होगा, तो ओवरऑल थोड़े से डायमेंशंस आपको बड़े हुए दिखेंगे। बट अगर आपने लेंथ ही शुरू में बड़ी ली होती जिसके अंदर 200 मॉलिक्यूल्स होते, तो क्या फिर पहले से लेंथ ज्यादा बड़ा होता? क्योंकि सबके बीच का एवरेज डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो उन 100 बचे हुए नए 100 में भी बड़ा होगा। वापस समझना, अगर छोटी लेंथ होगी तो कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बड़ी लेंथ हुई तो ज्यादा मॉलिक्यूल, तो जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच का डिस्टेंस एवरेज उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें अगर लेंथ इतनी सी बड़ी है तो कंपैरेटिवली इसमें थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ज्यादा है, दूरी ज्यादा होते जाएगी। तो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, मतलब ये जो लेंथ में चेंज आ रहा है वो ओरिजिनली रॉड की लेंथ कितनी है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा, कितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस है उस पर भी डिपेंड करेगा। सर ये Clear है? वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करेगा? वो इसमें वॉल्यूम वाले पे बात करेंगे, अभी तो मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ लेंथ वाले में लेंथ की बात होगी। ये तो डायग्राम मैंने ऐसा बनाया हुआ है, लेंथ वाला मतलब एक पतली सी एक बात कर रहा हूँ मैं, एक वायर जैसे की। तो लेंथ में लेंथ, एरिया में एरिया, वॉल्यूम में वॉल्यूम, तीनों का सेपरेट बात अलग अलग करेंगे अपने। तो यहां पर ये जो डेल्टा एल है, क्या मैं लिख सकता हूं एल से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डेल्टा टी से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, एल और डेल्टा टी को। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहां पर कांस्टेंट आ जाता है अल्फा। अब ये प्रोपोर्शनल था, ये अल्फा, यहां दिखता है एक जैसा है पर भावनाएं समझना। तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, इसको हटाया तो इक्वालिटी आया, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाना पड़ा, वो हो गया अल्फा। और उस अल्फा को ही मैंने क्या बोला था? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अगर मैं यहां से अल्फा को सब्जेक्ट बनाऊं तो वो क्या बनेगा? डेल्टा एल बाय एल इंटू 1 बाय डेल्टा टी। ये फॉर्मूला नोट्स में आपको डायरेक्ट दिया है जो आपको याद करने का है। अगर मैं अल्फा को यहां से सब्जेक्ट बनाता तो फॉर्मूला क्या बनता? डेल्टा एल बाय एल 1 बाय डेल्टा टी। अब इसको डिफाइन कैसे करूंगा मैं? वो मेरे वर्ड्स देखना। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाता है। कोई बात नहीं करेगा। और मिहिर मुझे ऐसा यूनिट बताओ, इसकी क्या होगी? ये देख के नहीं बताना है, चिटिंग नहीं, चिटिंग नहीं। इधर देख, इधर देख, सामने देख। फॉर्मूले से बता, डेल्टा एल का यूनिट क्या होगा? मीटर। एल का क्या होगा? मीटर। तो ये क्या मीटर स्क्वायर हो गया? नो सर। नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता, मीटर बाय मीटर है, मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर। तो नो यूनिट? नहीं सर, केल्विन। केल्विन, तो केल्विन लिख दूं सिर्फ? नहीं सर, तो पर बता यूनिट देना। केल्विन। सब में ना कर रहा तो सही नहीं बता रहा बस। केल्विन इनवर्स, वेरी गुड। केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ऐसा यूनिट क्या बन जाता है अल्फा का? केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ये याद रखना भाई, याद रह पाएगा? सर बोलो भाई मिहिर। डाउट है सर। सर मतलब ये कोई एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ इंक्रीज होगी। अभी ले ले, कोई भी चीज ले ले, कोई भी ऑब्जेक्ट मैटर ले ले, लेंथ की बात तो लेंथ तो इंक्रीज होना ही होना है। अब मैंने सिर्फ एक ही डायमेंशन कंसीडर कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट के पास है ही लेंथ, क्यूब भी आएगा लीना, क्यूब सॉरी कश्वी, क्यूब में मैं बताता हूं, मैं भी बताऊंगा क्यूब में वॉल्यूम से रिलेट करूंगा। शीट सिर्फ एक पतली सी रॉड, पतली एक वायर सपोज कर ले, तेरे घर के वो जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ना, उसके अंदर वो एल्यूमिनियम कॉपर के वायर्स होते हैं, वो निकाल ले, ऐसा वायर। अब उसको तू थोड़ा हीट देगा तो उस बेसिकली उसके डायमेंशंस थोड़े से बढ़ सकते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ देखो एक ही डायमेंशन मेजर कर पाता हो तो एल, लेंथ मेजर कर पाता हो, और कुछ नहीं, पतले से पतला। तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले तो हीट करेगा तो लेंथ तो बेसिक है, बढ़नी ही बढ़नी है। अब हुई लेंथ तो सिर्फ लेंथ बढ़ेगी, बट अगर लेंथ हुआ, ब्रेथ तो एरिया भी बढ़ेगा। हाइट हुई तो 2-3 टाइप की लेंथ बढ़ रही तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो वो मैं अगले में आता हूं, बता रहा हूं मैं। ये क्लियर है फॉर्मूला? सर ये डेरिवेशन, ये डेरिवेशन नहीं है एक्चुअली, ये मैं आपको फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूँ फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, कि ये भी आपको पता रहे कि चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है, अल्फा एल डेल्टा टी और अल्फा का। ये 2 बॉक्स बना के रखना, मेरे को हेल्प चाहिए रहेगी इन दोनों जगह पे आपकी नेक्स्ट डेरिवेशन जो मैं करवाऊंगा उसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं, अगर एरिया बढ़ रहा होता, बाय चांस आपने किसी सब्सटेंस को हीट अप किया और उससे उसका एरिया बढ़ने लगा, तो एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल एरिया। जितनी बड़ी शीट लोगे उतना ज्यादा ही चेंज इन एरिया दिखेगा, और जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस रखोगे उतना ज्यादा आपको ये चेंज इन एरिया मिलेगा। ये 2 चीजें तो फिक्स हो चुकी है हमारी आगे से। तो यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। अब बताओ भाई, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो क्या आएगा? बता दिया वो? बीटा। यस, बीटा। और वो बीटा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, जिसको अगर मैं यहां से सब्जेक्ट बनाता तो ये क्या आ जाता? डेल्टा ए बाय ए इंटू 1 बाय डेल्टा टी। डिफाइन कैसे करेंगे इसको? चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इजी है ना डेफिनेशन सबकी? पहले वाले की थी चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, दूसरे वाले की चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। क्लियर है? ओके, तो ये 2 बॉक्स इधर भी आ गए मेरे। अब थर्ड वाला देखते हैं। अब तो ट्रेंड पकड़ ही चुके हो तो साथ साथ कर ही सकते हो। इधर बढ़ रहा होगा वॉल्यूम, तो जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के। जो चेंज इन वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर डिफरेंस के। जब इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा? v डेल्टा टी। और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो क्या आएगा इधर? गामा। गामा। एक ही तो गामा। तो ये यहां से चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। और वहां से अगर मैं गामा को सब्जेक्ट बना लूं तो वो आ जाएगा डेल्टा वी बाय वी इंटू 1 बाय डेल्टा टी। अब इसको डिफाइन करके बता दो यार मुझे, विश्वा गोयल, इसको डिफाइन करके बता दो जैसे मैंने इन दोनों को किया। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वापस बोल दे एक बार। चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइजेस इन टेम्परेचर। बस खत्म भाई। बीटा और गामा का ऐसा यूनिट क्या होगा? सर वही होगा। सबके वही होंगे, क्योंकि लेंथ का लेंथ से कैंसिल आउट हो रहा था तो एरिया का एरिया से कैंसिल आउट हो जाएगा, वॉल्यूम का वॉल्यूम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सबके यूनिट क्या है? केल्विन इनवर्स या डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ऐसा यूनिट सबके सेम ही रहेंगे। तो क्वेश्चन में कभी कुछ किसी के पीछे केल्विन इनवर्स दिखे तो समझ जाना वो अल्फा बीटा है गामा में से कुछ एक है। अब वो क्या होगा वो क्वेश्चन में वो स्पेसिफाई कर देंगे। क्लियर है? तो ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ना, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है, ये न्यूमेरिकल में भी काम आएगा
और आपको अभी आगे एक रिलेशनशिप डिराइव करवाऊंगा, उसमें भी काम आ जाएगा। चले आगे। रेडी स्टडी पो चले। ओके 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 गुड। मिहिर है नहीं है, चला। ऑलराइट चलिए। अब ये जो गामा है ना, इसके बारे में हमने एक चीज नोटिस की कि ये गामा जो कांस्टेंट है वो सिर्फ हायर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर्स पर ही कांस्टेंट होता है। पेज टर्न करो तो बड़ा खाली पेज दिखेगा। वो खाली पेज जो है उसके ऊपर थोड़ा छोटा सा एक पार्ट भरा हुआ भी है, वो उसको देखना है, खाली पेज को नहीं। ग्राफ देखो, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर देगा 500 केल्विन, 250 केल्विन। तो आप देखो जब 500 केल्विन को क्रॉस कर रहा है टेम्परेचर, जो कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, तब जाकर वो गामा कांस्टेंट हो रहा है, लाइन स्ट्रेट जा रही है। गामा का ग्राफ बनाया गामा वर्सेस टेम्परेचर का, अदरवाइज वो वेरी कर रहा है। तो आपके नोट्स में जाओ होमवर्क शीट में, और होमवर्क शीट का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये पूछ लिया जाता है 2 नंबर में। प्रूव गामा इज इक्वल टू 1/t। अच्छा एक चीज मैंने बताई नहीं कि मैं ये अल्फा बीटा गामा रखता हूं, बहुत सारी बुक में अल्फा बीटा गामा ही होगा, बट इसके एक और रिप्रेजेंटेशन होता है, अल्फा सबस्क्रिप्ट एल, अल्फा सबस्क्रिप्ट ए, अल्फा सबस्क्रिप्ट वी। गंदा है ना? गंदा नहीं, याद नहीं हो सकता है। मतलब अल्फा की जगह ये सबस्क्रिप्ट में एल ए वी लगा दिए, बड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसे याद नहीं होता। इसलिए अल्फा बीटा गामा अच्छा है। पहला लीनियर, मतलब पहले लेंथ, फिर एरिया, फिर वॉल्यूम। तो कहीं कहीं पर अगर ये मिले आपको लिखा हुआ तो समझ जाना वो अल्फा है। सबस्क्रिप्ट में एरिया लिखे तो बीटा है, और सबस्क्रिप्ट में वी दिखे तो वो वॉल्यूम है, जो सॉरी गामा है जो हम यूज कर रहे हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा सबस्क्रिप्ट वी दिया है, तो मैंने वहां पे अल्फा सबस्क्रिप्ट वी नहीं लिखा, मैंने क्या लिखा? गामा। प्रूव दैट गामा इज इक्वल टू 1/t। ये प्रूफ करना है, बड़ा इजी प्रूफ है, समझो। ये नोट्स में वो खाली जगह है, वहां पे लिख लेना। वो खाली जगह इसलिए दी कि थोड़ा वहां पे चित्रो आप जाके, पर अच्छे से लिखना। मैं बाजू वाला डेरिवेशन भी लिखवाऊंगा, मतलब वो भी रिलेशन है, बहुत इजी पपलू सा है, हो जाएगा। तो देखो फॉर सॉरी अगर एक आइडियल गैस इक्वेशन की बात करूं तो पीवी इज इक्वल टू nRT होता है। फॉर 1 मोल पीवी का वैल्यू RT के बराबर हो जाता है। इसमें तो कोई हाई फाई चीज नहीं थी। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 नाम। अब अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं प्रेशर को कांस्टेंट रख के, तो मैं लिखता हूं डिफरेंशिएट above equation by keeping pressure constant। अब देखो डिफरेंशिएशन करते वक्त हम डी का इस्तेमाल कर रहे होते थे अभी तक, अब मैं डेल्टा का इस्तेमाल करूंगा। एक ही बात होती है, डी डेल्टा चेंज किया जा सकता है, अभी मैं डीवी यूज नहीं करूंगा। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, उसका कुछ नहीं होगा। आपने सुना है कांस्टेंट के डिफरेंस वो बाहर आ जाते हैं। v की जगह मैं dv लिखता, बट अभी मैं क्या लिखूंगा? डेल्टा v। चल जाएगा, मैंने बोला d की जगह डेल्टा चलता है, भरोसा करो चलता है, ऑल इज वेल। r है ही कांस्टेंट, तो वो भी डिफरेंशिएशन से बाहर, और t का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या बन जाएगा? वो डेल्टा t, dt की जगह डेल्टा t लिख दिया मैं। तो यहां से मेरा ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 2। बोलो भाई कोई डाउट? प्रेशर कांस्टेंट था, उसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। आर कांस्टेंट था, उसका नहीं हुआ, वो बाहर आ गए। वी का हुआ तो डेल्टा डीवी बन गया, डीवी डेल्टा वी, और इसका हो गया डेल्टा टी। अब सबसे मेहनत वाला काम दे रहा हूं, डिवाइड 2/1। थक जाओगे। 2 को 1 से डिवाइड करो, टफ है? नहीं है। तो क्या बचेगा? डेल्टा v बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा t बाय टी। दिखता है क्या? ऐसे ही बचता है क्या?
पक्का? अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो किसी का पेट तो दर्द नहीं होगा ना, सिर्फ जगलिंग की है मैंने इधर उधर। क्या किया मैंने? डेल्टा टी को एलएचएस में भेज दिया। क्यों भेजा होगा बताओ भाई, क्यों भेजा होगा? मेरी इच्छा हुई, वो तो है, पर फिर भी क्यों भेजा होगा? अरे बता दो क्यों भेजा होगा? सर गामा को लाने के लिए। हाँ भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले मुझे बताया था। विश्वा किधर की? विश्वा इसको डिफाइन करो। Change in volume per unit volume per degree Celsius temperature पर increase डिग्री राइज इन टेम्परेचर। per degree rise in temperature. मतलब बेसिकली गामा बन गया ना, गामा इज इक्वल टू 1/t, हेंस प्रूफ। और ग्राफ आपको नोट्स में दिया हुआ है। तो 2 नंबर के लिए तो इजी सा है, फ्री के नंबर है, लेके आओ। अब मैं पॉइंट नंबर 8 करवा रहा हूं। वो दिखता 8 पॉइंट नंबर बड़ा है, पर है नहीं। उसमें बीच में एक ही चीज के 2 तरीके दिए हुए। मैं इजी वाला बताता हूँ, टफ वाला भी सीखना तो बता सकता हूँ, पर मुझे नहीं लगता किसी का मूड है टफ वाला सीखने का ना होगा। तो इजी वाले भी चलते हैं। हम करेंगे क्या? हम अल्फा, बीटा एंड गामा का रिलेशनशिप निकालेंगे। अल्फा, बीटा, गामा कि कभी बाय चांस आपको अल्फा की जरूरत है, पर क्वेश्चन में बीटा गिवन है, तो कोई तो रिलेशनशिप होगा जो बीटा से मुझे अल्फा बता दे। या गामा गिवन है और चाहिए था अल्फा, तो कोई तो रिलेशनशिप होगा। तो एक बड़ा इजी सा रिलेशनशिप डिराइव करवाता हूं, बहुत ज्यादा इजी है। अब ध्यान से देखो मैं जो कर रहा हूं। सपोज करो कि ये मेरी एक स्क्वायर शीट है टी टेम्परेचर पे, तो इसका लेंथ कुछ एल होगा इधर, और इधर भी होगा एल। अब मैंने क्या किया, इसके अक्रॉस टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाया, बढ़ा के कितना कर दिया भाई, टी प्लस डेल्टा टी। तो इसकी लेंथ कितने अमाउंट से बढ़ गई होगी? मान लेते एल प्लस डेल्टा एल, और इधर भी एल प्लस डेल्टा एल। कोई प्रॉब्लम? अब इनिशियल एरिया क्या होगा इसका? ए, वो बताओ ए क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर एल स्क्वायर, इजी है ना, ये तो लिख सकता हूं मैं। और फाइनल एरिया क्या होगा, उसको ए डैश लिख देता हूं मैं। एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर। कोई टफ यहां तक दिक्कत नहीं है? नहीं है। सो व्हाट इज चेंज इन एरिया? एरिया का चेंज कैसे निकाला जाए बताओ भाई, कैसे निकालो चेंज? फाइनल माइनस इनिशियल निकाल सकते हैं ऐसे, चेंज ऐसे ही निकाला जाता है। तो मैंने लिख दिया भाई ए डैश माइनस ए। ए डैश का वैल्यू है एल प्लस डेल्टा एल का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब मैथ सी लगा रहा हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इट इज माइनस एल स्क्वायर। जो दिक्कत यहां था, किसी को कोई डाउट? नो, कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है? L square and minus L square. वेरी गुड भाई, एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो इंक्रीज इन लेंथ होता था, जो चेंज इन लेंथ होता था, वो तो बहुत छोटा होता था। अगर कोई 10 है तो 10.1 होगा, मतलब 0.1 से बड़ा होगा, 0.2 से बड़ा होगा। तो कभी छोटी चीज का स्क्वायर करते तो वो और छोटा हो जाता है, पता है? 0.1 का स्क्वायर इज 0.01। तो ऐसी छोटी चीजों का स्क्वायर करके अगर वो बहुत छोटा ही हो रहा है, तो अल्टीमेटली मैं उसको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट, क्या फर्क पड़ता है? उड़ा देता हूं, नेग्लेक्ट कर देता हूं। तो मैं इस पूरी इक्वेशन में से डेल्टा एल को उड़ा दूंगा, ये बोल के कि भाई वो है इतना छोटा, स्क्वायर होने के बाद और हो जाएगा छोटा, क्या करेंगे रख के, निकाल डालो। तो बचेगा क्या? 2l डेल्टा एल, ये बचा मेरा फाइनल इक्वेशन। और आप भूल जाओगे
ये मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, आप भूल जाओगे कि ये डेल्टा एल कहाँ चले गया, ऊपर तो था नीचे कहाँ चले गया, तो लिख के रख लेना बाजू में क्या बोल रहा हूँ, डेल्टा एल स्क्वायर इज इक्वल नियरली इक्वल टू 0, इसलिए हटा दिया। मम्मी क्लास चल रही है। अब मुझे बताओ कि भाई डेल्टा एल का वैल्यू क्या मैंने आपको डिराइव करवाया है आज? सोचो सोचो, आगे कौन सा डब्बे था, डब्बा ही ढूंढना है आपको। क्या था डेल्टा एल का वैल्यू? अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा एल डेल्टा टी, याद है कि नहीं? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बॉक्स बनवाया था और बोला था यूज करूंगा मैं कि भाई चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये मैंने बना के रख दिया। अब 2 एल हो चुके हैं, अगर 2 एल हो चुके हैं तो मैं एल इंटू एल को एल स्क्वायर लिख सकता हूं, तो देखो 2 टाइम्स एल स्क्वायर अल्फा डेल्टा टी, किसी को दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। तो एल स्क्वायर को इक्वेशन नंबर 1 से ए सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो मैंने यहां पे लिख दिया 2 टाइम्स ए अल्फा डेल्टा टी, और ये डेल्टा है, खत्म। देखो डेल्टा ए एज इट इज, ये ए को नीचे भेज दिया, ये टेम्परेचर को नीचे भेज दिया, और इधर 2 अल्फा रह गया। ये क्या होता है? चेंज इन एरिया पर यूनिट एरिया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। ये क्या था? बीटा। बीटा। तो ये बन गया बीटा बेटा, ये हो गया 2 अल्फा, डिराइव हो गया भाई पहला वाला रिलेशन। सर बोलो बोलो। ऊपर जहाँ पे हमने डेल्टा एल स्क्वायर को 0 लिया तो यहाँ पे नहीं, डेल्टा एल नहीं है, 2 एल स्क्वायर है, पता चल गया। चीटिंग कर रही तो सही है, वही है, बस क्लियर है ये वाला पार्ट। भाई अगर बीटा 2 अल्फा है तो अल्फा क्या हो जाएगा? तो अल्फा का वैल्यू मिल गया बीटा बाय 2। इजी, कोई दिक्कत? ध्रुवी ओके, पार्श्व देवम केशा, आप भी बोल सकते हो, विधि आप भी बोल सकते हो, सबको परमिशन दी हुई है बोलने की। केशा वीडियो ऑन नहीं करती, तो पहले तो करती थी, उस दिन मम्मी से बात की थी मैंने, उन्होंने बोला था करेगी, वीडियो तो ऑन करेगी, आप चिंता मत करो। ये देखो हुआ ना, वीडियो ऑन होता है, मम्मी पावर ही अलग होती है मम्मी। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? पक्का? हाँ भाई नागर जी बोलो। सर मतलब ये स्क्वायर ऑब्जेक्ट में ये रिलेशन काम में आएगा? स्क्वायर में रिलेशन किसके लिए निकाल रहा हूँ? बीटा और अल्फा। बीटा क्या था? बीटा क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एरियल एक्सपांशन। तो मेरे को यार लेना ही वो स्क्वायर ही पड़ेगा ना, जिसमें एरिया होगा वही लूंगा मैं। तो मैं स्क्वायर के लिए डेरिवेशन है ना, तो डेरिवेशन को डेरिवेशन की तरह ही देखते हैं। तो सर हम न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो सर स्क्वायर ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ दिया होगा? नहीं नहीं, ये मैंने एक जनरल निकाला है कि बीटा और अल्फा के बीच में एक शेप को लेके, बट ये सबके लिए ट्रू है जब तक बीटा और अल्फा की बात होगी। बीटा होगा कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपांशन और अल्फा होगा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो जब भी लेंथ और एरिया की बात होगी तो उनके कांस्टेंट का रिलेशनशिप सबके लिए ये ट्रू है। ट्रू। ओके सर। अब मैं अल्फा का रिलेशनशिप गामा के साथ निकालता हूं, पर मैं आधा निकालूंगा, आधा आप लोग निकालोगे, क्योंकि आपको मैंने ट्रेंड दे दिया है, मैं करने क्या वाला हूं। ठीक है, ऑलराइट, चलो 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 पेज कर लेते हैं चेंज, क्योंकि आपने तो लिख लिया है। अब बनाते हैं क्यूब। भाई कश्मी ने बीच में मुझे बोला था क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की जरूरत है ना, तो वैसे बचपन में मुझे सिखाया गया था क्यूब ऐसे बनाते हैं, तब तो अच्छा लगता था, अब तो ठीक है चलो। तो क्यूब की 3 साइड्स होगी, तो ये हो जाएगा L,
ये वाला भी हो जाएगा L और हाइट भी हो जाएगी L। तो इनिशियली वॉल्यूम कितना हो गया L क्यूब एट टेम्परेचर T। अब चिंता मत करो, आगे वाला डायग्राम नहीं बनाऊंगा, L प्लस डेल्टा L वाला वो तुम्हें बनाने का है, अगर बनाना हो तो। मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T से बड़ा तो वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा, L प्लस डेल्टा L का होल क्यूब हो जाएगा। इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 सही है। बताओ अगला स्टेप क्या होगा, बता दो। तब उसमें क्या किया था जो इसमें मेरे को करना पड़ेगा? फाइनल माइनस चेंज इन वॉल्यूम, चेंज निकालना पड़ेगा ना, डेल्टा वी। सो फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम है L प्लस डेल्टा L होल क्यूब माइनस L क्यूब। कोई डाउट यहां तक? अब डाउट आ सकता है अगर A प्लस बी का होल क्यूब नहीं पता हो तो यहाँ पे गाड़ी रुक जाएगी कोई रास्ता नहीं आगे जाने का। तो ये अब जिसको नहीं पता है उससे पूछूंगा नहीं, अपने आप याद कर लेना, किसी को पता नहीं लगने देंगे अपने कि आपको नहीं पता था। तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3A स्क्वायर B प्लस 3AB स्क्वायर, ऐसा मुझे लगता है होना चाहिए। आपको भी लगता है? तो सही लगता है आपने। क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? कुछ तो होगा। L क्यूब। किसको नेग्लेक्ट ही कर दूंगा? किसको नेग्लेक्ट कर दूंगा? अब ऐसा बोलूंगा डेल्टा L3। ये और ये पूरा दोनों टर्म पूरी तरीके से नेग्लेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि उधर डेल्टा एल का स्क्वायर है, इधर डेल्टा एल का क्यूब है। जब छोटी क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई भी करते हैं दूसरों के साथ तो फाइनल रिजल्ट छोटा ही निकल के आता है। ये भी एक सर यस इति। तो ये 3L स्क्वायर के बाजू में जो डेल्टा L है वो कट नहीं होगा? नहीं, वो डेल्टा एल है, छोटा है, बट पूरा नहीं उड़ा सकता मैं, नहीं तो मेरे को इधर भी उड़ाना पड़ता ना, सबको उड़ा दूंगा तो बचेगा ही क्या? इधर भी तो मैंने नहीं उड़ाया था। ओके सर। तो स्क्वायर वाले टर्म्स में उड़ा दूंगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही छोटे हो रहे हैं, बट डेल्टा एल रखेंगे अपने। तो ये बाजू में लिख देता हूं डेल्टा एल क्यूब 3L डेल्टा L स्क्वायर, ये सब नियरली इक्वल टू 0 फॉर योर रेफरेंस, फ्यूचर रेफरेंस पता लगना चाहिए। तो बचेगा क्या इधर फिर? 3L स्क्वायर डेल्टा L, ये बचा। डेल्टा L का वैल्यू क्या लाए थे? वापस यूज तो वही करना है, बता दो भाई, डेल्टा L का वैल्यू क्या लेके आए थे हम? बोलोगे तब तक याद नहीं होगी चीजें। अल्फा L डेल्टा T। अल्फा L डेल्टा T, ये हुई ना बात बोलने का। तो L स्क्वायर इंटू L क्या बन गया? 3L क्यूब अल्फा डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा V। अगला स्टेप कौन बताएगा? किसको किससे रिप्लेस कर दूं? इसमें और इसमें कुछ तो किया था मैंने, इधर भी L स्क्वायर आया था, इधर भी L क्यूब आ रहा है, नीचे L स्क्वायर को मैंने इससे रिप्लेस किया था, तो L क्यूब को किससे रिप्लेस कर देंगे? इनिशियल वॉल्यूम V, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 3V अल्फा डेल्टा T। नाउ डेल्टा V अब सिर्फ नीचे भेज रहा हूं, बाय V इंटू 1 बाय डेल्टा T, और RHS में क्या बचा? 3 टाइम्स अल्फा। ये क्या बन गया? विश्वा कहा गया? विश्वा ये क्या है? डिफाइन दिस। ये क्या है? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जो कि क्या होता है? गामा हीट। गामा का नाम क्या होता है? नाम भूल जाएंगे तो कोएफिशिएंट। हाँ, पूरा वर्ड याद रखें, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन गामा। तो गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3। ये डिराइव हो गया,
बोलो टफ था क्या? पीछे से मैं लाया था अल्फा का वैल्यू बीटा बाई 2, इधर से आया अल्फा का वैल्यू गामा बाई 3, तो फाइनल रिलेशनशिप तीनों के बीच में क्या मिला? अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाई 2 इज इक्वल टू गामा बाई 3। इजी है ना? खत्म। और इकलौता डेरिवेशन था चैप्टर का, इससे अलावा कुछ भी नहीं है इसमें डेरिवेशन जैसे। अगला सेशन तो पूरा सिर्फ डेफिनेशन 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 डेफिनेशन, चैप्टर खत्म। क्लियर है? सिर्फ एक चीज बची है इस सेशन में, अरे हाँ पार्श्व चिंता मत कर, मैं सिद्धार्थ लीना या उनमें से कोई है। सिर्फ एक चीज बची है, अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ वाटर, एनामोलस एक्सपांशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट पेज पे ये आपको लोअर स्टैंडर्ड में बताया भी गया है कि वाटर के पास एक अनयूजुअल बिहेवियर होता है जिसकी वजह से एक्वेटिक स्पीशीज जिंदा रह पाती है पानी के अंदर। ऊपर वाले की कृपा है पानी पर, या बोल सकते हो एक्वेटिक स्पीशीज पर, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाते हैं। तो क्यों, वो अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर का थ्योरी वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका होगा ट्यूसडे को। और न्यूमेरिकल्स के लिए मैंने सिद्धार्थ सर को बोला है वो स्पेशल वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, तो वो वीडियो 11.1 और 11.2 के वो आपको भेजेंगे। बट उससे पहले जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, नो स्पून फीडिंग। 6 में से एक क्वेश्चन भी होता है करो, नहीं भी होता है, यस कश्मी, नहीं भी होता है तो भी करना पड़ेगा, ट्राई तो करना पड़ेगा, बिना ट्राई करे नहीं होने वाला। तो प्लीज ट्राई करो चीजों को। ये पेज पहला वाला था, ये दूसरा वाला फोटो लेना है किसी को फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस। आई होप सब मतलब लग के लिख रहे थे तो मैंने ये बोला नहीं, बट हाँ अगर आपको कोई चांस है लगता है तो एक बार के लिए स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, बाकी तो आप लोगों ने लिखा ही हुआ है। तो ये वाला पेज 1 2 3 4 5 6 डन। नाउ दिस। तो ऐसे ही 2-2 3-3 क्लास में चैप्टर 11 चैप्टर 12 और 13 का तो मोस्ट, देखो कुछ क्लासेस में एक्स्ट्रा रखवाने वाला हूं क्योंकि आप ठहरे गुजरात बोर्ड के, आपको इश्यू नहीं आने वाला है, आपकी एग्जाम लेट है, आपका आराम से मैं बहुत रिवीजन भी करवा सकता हूँ बाद में, तो आपको इश्यू बिल्कुल नहीं है। बट सीबीएसई वालों के लिए मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस रखनी पड़ेगी, उनकी फेब में एग्जाम्स है कुछ कुछ स्कूल्स की, तो मोस्ट प्रोबेबली 15 और 13 के एक्स्ट्रा क्लासेस रखूंगा। वो एक ही दिन में 13 खत्म हो सकता है, 15 भी अगर बड़ी बड़ी क्लासेस हो तो हो सकता है। अब आप कर सके हो तो कर लेना, ये बोलूंगा मैं, बाद में मैं करवाऊंगा डेफिनेटली, आपकी क्लासेस में भी हो जाएगा वो वाला पार्ट। बट क्योंकि आप गुजरात बोर्ड के हो तो मुझे आपकी या आपको अपनी खुद की भी चिंता नहीं है अभी यार, क्योंकि 4 महीने डिले है एग्जाम में तो अभी वो चिंता नहीं। बट सीबीएसई वालों के लिए हमारे साथ बुरा कर रहे हैं सीबीएसई के स्कूल्स। कोविड नॉर्मल ईयर्स में भी एग्जाम 15 फेब के बाद